तो देख रहे हैं अपन। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क समझ में आया। हम लोग अभी पढ़े, हम लोग क्या, आईसीएआई। ठीक है। एक तो होता है आईसीएआई जिसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, और एक हम लोग का इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आईसी, अगेन एम ए आई। उसका मतलब उसका काम क्या है, कॉस्ट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आईसीए इश्यू करता है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम लोग इश्यू करते हैं यस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CASB बोर्ड, ये बोर्ड है जो कि इश्यू करता है। और ये लोग क्या इश्यू करता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS। समझ में आया? अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क में तुमको पता है बहुत सारे ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्ट है जो कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे अभी, ये एक्ट याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है एक्ट का ये ईयर्स। वैसे तुम्हारा इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912। वैसे तुम्हारा कंपनीज एक्ट है, वैसे तुम्हारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949। इंश्योरेंस एक्ट है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा एक्ट है। पूरा नहीं पढ़ना, कुछ कुछ खाली पढ़ के चल जाना बस। ठीक है, याद रखना। क्लियर है पक्का? कॉन्सेप्चुअल में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, तो मैं पढ़ लेना, उसमें उसके अंदर में वही लिखा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये सब चीज। ये ठीक है। आगे, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तुमको पता है बिजनेस जो होता है ना वो चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, या तो पार्टनरशिप होगा, या तो LLP होगा, या तो कंपनी। अब यहाँ पे बता दिया गया कि किसको क्या बनाना है। यदि सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है वो मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करता हो, बना के बेचता हो, या तो खरीद के बेचता हो। खरीद के बेचता है तो ट्रेडिंग हो गया, और बना के बेचता है तो मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या बनाएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा, पीएल अकाउंट, उसका बैलेंस शीट। क्लियर है पक्का? उसके तुमको पता पार्टनरशिप है तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है। अगर वो पीएल पीएल एप्रोप्रिएशन एक नया कोट आके समझाया बात, क्योंकि तुमको प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं हम लोग, इसके चलते पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनाते हैं पार्टनरशिप में। बाद में सारा का सारा फ्रेमवर्क सेम है। एलएलपी एक पीएल बनाता है, एक बैलेंस शीट बनाता है। तो ट्रेडिंग नहीं बनाता, नहीं बनाता। कंपनी ट्रेडिंग बनाता, नहीं बनाता। कंपनी अकाउंट कभी ट्रेडिंग नहीं बनाता। वो लोगों का एक ही अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। याद करो, नया सिलेबस, नया फॉर्मेट पढ़े थे हम लोग बैलेंस शीट में, टी फॉर्मेट को हट गया था। याद आ रहा है, ऐसा फॉर्मेट पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे लाइबिलिटी फिर एसेट्स, उसी में इनकम स्टेटमेंट भी था, कॉमन सेंस बैलेंस शीट। उसमें क्या था, उसमें क्या डेबिट क्रेडिट था? नहीं, उसमें एक ही चीज था, ये इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम में दो चीज था, रेवेन्यू और अदर इनकम। तो वहां पे ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग भी आ गया, पीएल भी आ गया। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट अलग से कंपनी या फिर LLP नहीं बनाता। क्या बनाता वो लोग, बस दो चीज, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अपने आप में ट्रेडिंग पीएल दोनों मिल गए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, आगे देखो। ये कंपनी ये क्या करता है, कंपनी क्या करता है, स्टेटमेंट पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ऐसे एमसीक्यू में कैसे पूछेगा कि एज पर द कंपनी, सॉरी, इन केस ऑफ कंपनी फॉलोइंग अकाउंट शुड बी मेंटेन। इसमें यहाँ पे एग्जांपल है रहता। तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बैलेंस शीट तो आएगा ही, साथ ही साथ एक और पॉइंट आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक और पॉइंट आ जाता है, बताओ। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग चेंजेस इन ऑर्डर ऑफ इक्विटी, इसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, पढ़े थे हम लोग, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का 1.1 कवर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं 1.2, क्योंकि बात करता है अकाउंटेंसी प्रिंसिपल के बारे में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रोग्राम से पूछेगा ही कुछ। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं पढ़ने वाले, जो चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। बट हम लोग पढ़े हैं प्रैक्टिकल के वे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल के वे में। हम लोग करते हैं तो क्यों करते हैं वो हम लोग समझेंगे आज। देखो, देखो, कोई भी चीज दुनिया में है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी, कुछ भी हो, उसका एक बेस है, उसी के ऊपर वो डिसाइडेड है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि ग्रेविटी है, इसलिए बैठे हैं, नहीं तो बैठे नहीं रहते। मतलब कोई भी चीज का ना बेस होता है, जिस बेस के ऊपर पूरा का पूरा एक बिल्डिंग है, तो उसका बेस क्या है, न्यू, जिसको बोलते हैं पिलर। वही उसी के ऊपर तो है, पिलर को हटा दो तो रहेगा क्या वो बिल्डिंग। सेम चीज है, एक अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं इस बेस के ऊपर डिपेंडेंट है। उस बेस को ही कहते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये यदि हटा दिया जाए तो अकाउंटेंसी बना ही नहीं पाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, बहुत सारे हैं, इंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सब 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 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। अच्छा, एक और होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। सर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है बेसिकली बताएं। तो हम लोगों को बिजनेस, देखो कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर पूरा डिसाइड, जैसे हम तुमको बिल्डिंग का एग्जांपल दिए,
जो न्यू था वो अपने आप में एक बेस था, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बट खिड़की अकाउंटिंग कंजर्वेशन, मतलब जब लोग बनाते हैं, जब लोग बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते, चलाना स्टार्ट करते हैं, हम लोगों को पता चलता है एक तले से दूसरे तल्ले पे जाने के लिए सीढ़ी चाहिए। जो सीढ़ी है वो हम लोगों का अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो सपोर्ट करता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मेन बेस क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बट इसको सपोर्ट करने वाली चीजों को क्या बोलते हैं बताओ? अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, डिटेल में ध्यान रखना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। कल को जाके तुम यदि बैठोगे कभी इंटरव्यू में, इंटर में, इंटर के बाद तुम जब इसमें, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यदि कोई अकाउंटेंसी में, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि एंट्री सबको आता है, कैश अकाउंट, डेबिट कैपिटल कोई भी बता दे, बट कैपिटल लायबिलिटी क्यों है ये बताना मुश्किल है। हम बोले ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस कर देना, सबको याद हो, बट क्यों लेस करते हैं? क्यों ड्राइंग का, ड्राइंग निकालने से कैपिटल कैसे लेस हो जाता है? वो जो लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बता, ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स को याद करो, हाउस प्रॉपर्टी, इसमें इनकम टैक्स को हम लोग फाइनल अकाउंट में कैपिटल से लेस कर देते हैं। क्यों? अभी जानने का कोशिश किया। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है? आपको पता है सर, एंटीसिपेटेड लॉस, हमको लगता है कितना का लॉस हो जाए, तो लगने पे यदि चला जाए तो हमको तो ये भी लगता है कि कल को जाकर 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे, तो लिखते पीएल के केट में सेल्स 10 करोड़। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटा से लेस क्यों करते हैं? और हमेशा देखने को मिलता है हर सम से 5%, 10%, 90% क्यों नहीं देखने को मिलता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिकली चेक किया जाता है आपका कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये नहीं पता कि आपको जनरल जनरल क्या है, आज के समय एआई है, तुम एंट्री मारेगा अपने आप चल जाएगा। कभी कोई इंटरव्यू में नहीं पूछता कि बताओ डेटर्स को एसेट साइड में लिखते हैं क्या कि लायबिलिटी साइड, ये कभी नहीं पूछता। ये पूछता है कि डेटर से ये लिस्ट क्यों करते हैं। तो ये चीजें हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे ध्यान से। जितना भी अकाउंटेंसी हम लोग अभी जितना काम किए थे, सब चीज को कॉन्सेप्ट में हम लोग को घुसा के एग्जाम्पल देके समझाएंगे, समझते हैं। देखो, पहला अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम लिख लो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इसका दूसरा नाम, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेसिकली कहता है कि जब भी अकाउंटेंसी बनाने जाना, अकाउंटेंट सुन, मेरा बात है, अकाउंटेंट को समझा रहा है, सुन, एक चीज समझना, जब भी तुम अकाउंटेंसी बनाने जाना, ये मान लेना कि तुम अलग है, मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है, दोनों को अलग अलग मानना। दोनों को एक मानोगे तो अकाउंटेंसी गलत हो। देखो, दोनों को अलग मानने से क्या है और दोनों को एक मानने से क्या है, तुमको समझाते हैं। मान लो ये ए है और इसी का एक बिजनेस है बी, इसका बिजनेस है, हम दोनों को यदि एक मान ले, तो ये यदि 1 लाख रुपए डाला है बिजनेस में, ठीक है, तो यदि हम कहीं डाले हैं 1 लाख रुपए, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगा, एसेट्स। हाँ, तो हम ये इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल को 1 लाख रुपए क्या मान लिया जाए? इन्वेस्टमेंट मान लिया जाए। क्यों गलत हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा। हम लोग मान रहे हैं इन्वेस्टमेंट, जबकि अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको क्या मानते हैं हम लोग? लायबिलिटी। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग है। यदि हम और ये दोनों अलग अलग मानेंगे और हम इसको पैसा दिए, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकाउंटेंसी में तो हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, मेरा एसेट्स है, बट इसके लिए तो इसका हाथ हाथ कांपना चाहिए, इसका पैसा लिए, मेरा पैसा लिए। तो बेसिकली इसके लिए क्या होना चाहिए? लायबिलिटी। इसीलिए कैपिटल को हम लोग क्या मानते हैं? इसी एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, इंटरव्यू में तुमसे क्वेश्चन पूछा, बताओ कैपिटल को लायबिलिटी क्यों मानते हैं? बिकॉज लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ हैव अ डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है, एंड अ बिजनेस रिसीव्स सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर ओनर, देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ आता है, सर ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस क्यों करते हैं? इसमें भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही लागू होता है। समझो एक बात मेरा, हम इसको 1 लाख रुपए दिए थे, कैपिटल था, ये क्या मान रही थी? लायबिलिटी। अब इससे हम 20 हजार रुपए लेके जा रहे घर के लिए, इसका लायबिलिटी कम हो जाएगा ना? आप बोलेगे ना, आप याद रखिएगा सर आप मेरे साथ 80 हजार पाते हैं, इसलिए कैपिटल को, इसलिए ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस करते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस क्यों करते हैं, तो आंसर क्या होगा? समझ बात? तो हम जो वो चीज पढ़े हैं उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बस। आओ देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है चलता चले कंपनी, मतलब कंपनी का कोई लाइफ। तो यहाँ पे लिख लो परपेचुअल लाइफ लिख लो। अब ये क्या होता है समझना है।
परपेचुअल लाइफ, परपेचुअल। परपेचुअल लाइफ का मतलब क्या होता है, समझदारी से। परपेचुअल का मतलब होता है द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। एक बिजनेस का जो लाइफ होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। उसका लाइफ कभी उसको। अच्छा, अकाउंटेंसी में इसका क्या यूज है, सोचो एक बार। तुम्हारे पास कुछ भी चीज खाने का है, ठीक है, और तुमको लगता है कि अभी 2 घंटे बाद तुम मर जाओ, तो क्या करेगा उसको? या तो खा लेगा, किसी को बांट देगा, छोड़ेगा क्या वहां पे? क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि तुमको लगता है मर जाएंगे तो फिर क्या, कौन लेके जाएगा? या तो किसी को बांट दो या तो खा लो। वैसे ही पैसा है, जब तुमको पता है कि 2 घंटे बाद मर जाओगे तो तुम किसी और को दे दोगे या तो फिर किसी उसका एंजॉय कर लो। दो ही ऑप्शन होगा। वैसे ही बिजनेस में सोचो एक बार, आज मेरा 31 दिसंबर है, सब कोई न्यू ईयर मना रहा है और हम बैठे हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट बोल रहे हैं, हम अपने गोडाउन में बैठे हैं। देखिए मेरे पास 10 पीस है और कल से हमको दुकान बंद करना है। क्या करेंगे उसको? बीच में खत्म करेंगे? खाने का सामान को तो खा लेंगे, आसपास बांट लेंगे, ये करेंगे कि छोड़ देंगे ऐसे ही? नहीं। अब अकाउंटेंसी में आओ। अकाउंटेंसी में याद करो एक कॉन्सेप्ट है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक क्यों मान रहे हैं? कि हम ये मान रहे हैं कि अगले साल भी, अगला दिन भी फिर से बिजनेस स्टार्ट होगा और यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिखते ही इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, हमारा अकाउंटेंसी क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखने के पीछे लॉजिक क्या था? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मगर मुझे इतना तो लिख लो, याद रहेगा। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। होता क्या समझना है भाई। अकाउंटेंसी हमेशा किसी पर्टिकुलर खास पीरियड के लिए होना चाहिए, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 9 महीना, 1 साल, ऐसा कुछ। अकाउंटेंसी यदि टाइम पीरियड को हटा दो, पता ही नहीं चलेगा कभी प्रॉफिट और लॉस। सोचो एक बार, आज इमेजिन करो तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम है। तुमको यदि हम पूछे तो तुमको बोला अभी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब 13वीं क्लास में है, 12 साल पास हो गए, 13वीं क्लास में है अभी, ठीक है। मान लो ये ईयर सिस्टम हटा दिया जाए, ठीक है। तब हम तुमसे पूछ रहे बताओ कितने क्लास में निकाल पाएगा? बता ही नहीं पाएगा। बता पाएगा? नहीं। अभी कोई 13 क्लास में है, कोई 14 क्लास में है, ठीक है। तो कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? 14 क्लास वाला, 14th वाला, 15th वाला उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो ये सिस्टम नहीं रहता, मान लो 1 साल वाला सिस्टम नहीं रहता, तो कैसे पता चलता कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है? सेम वैसे ही कोई एक बिजनेस है जो अकाउंटेंसी कर रहा है, डेली रिकॉर्ड कर रहा है, बट कोई टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मतलब वो कभी भी एक पॉइंट पर जाके चेक नहीं कर रहा है मेरा प्रॉफिट हो के लॉस हो, उसको पता चलेगा कभी प्रॉफिट हो के लॉस हो, तो चलता जाएगा खाली। ऐसा बहुत जन है, बहुत सारा बिजनेसेस है आसपास जो कि अकाउंटेंसी रिकॉर्ड नहीं करता। चल रहा तो चल रहा। चाय का दुकान देखो, वो लोग दुकान चला रहा है, कितना प्रॉफिट है उसको नहीं पता हो। पैसा आया गया, पैसा आया गया, बचा बैंक में चला गया, बस चला गया, तो कुछ नहीं पता अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी बेसिकली बोलता है ये कि हमेशा जब अकाउंटेंसी बनाओगे या तो एक पर्टिकुलर खास पीरियड के लिए बनाना, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो, चाहे वो हाफ ईयरली बेसिस पे हो, चाहे वो ईयरली बेसिस पे हो। अकाउंटेंसी हमेशा एक खास पीरियड के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, याद करो, फॉर द ईयर डेट, एज ऑन। कि वो डेट नहीं रहता तो कभी नहीं हम लोग यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अकाउंटेंसी में उसी चीज को रिकॉर्ड करो जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जिसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। अब मेरा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मेरे को बताना। तुम टीवी खरीदने गया दुकान के लिए, दुकान में टीवी लगाना, ठीक है। टीवी का दाम था 30,000। टीवी के साथ एक बॉक्स फ्रेम मिल गया, उसका दाम है 5,000। अकाउंटेंसी में क्या रिकॉर्ड करोगे? फ्री मिला आपको। टीवी का वैल्यू 30,000, बॉक्स का वैल्यू, हाँ, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करें। सोचो कभी ऐसा होता, ऐसा हो सकता है ना? एकदम हो सकता है, प्रैक्टिकली सोचो। बैलेंस शीट में तुमको रिकॉर्ड करना है, इसका वैल्यू तो तुमको एकदम फट से बता दिया 30,000, इसका वैल्यू बॉक्स का, क्या इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट। गेम लगेगा, समझ के बाद हम लोग इसको सीखते हैं ES10 में। हाँ एकदम।
समझ के आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट, कैश कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी बता दें। अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करो पीरियड के हिसाब से, कैश रिसीव और कैश पेड के हिसाब से नहीं। मतलब ड्यू हो तो भी रिकॉर्ड करो, एडवांस हो तो भी रिकॉर्ड करो। इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट। मतलब इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मार्केट लेवल। In such cash and credit transaction, owner's equity is instantly affected to the cash cashier receiving the paid, and the credit transaction, however, more obligation towards the business credit. When the credit देखो होता क्या देखो, बोलना क्या चाह रहा है समझेगा। बोलना ये चाह रहा है कि देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट में, एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोलता है कैश भी रिकॉर्ड करो और क्रेडिट भी। कैश रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। क्रेडिट रिकॉर्ड करोगे तुम्हारा एसेट्स लायबिलिटी बढ़ेगा और घटेगा। सर ये कैसे सर? अरे मान लो उधार में सामान खरीदे, लायबिलिटी बढ़ जाएगा, उधार में सामान बेचे, एसेट बढ़ जाएगा। तो ये बोलना चाह रहा था, ये पूरा का पूरा लाइन के बाद यही समझाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है सर? ड्यूअल मतलब होता है हर ट्रांजेक्शन में कितना इफेक्ट, पूरा डबल मतलब होता है एक का डेबिट एक का, एक का डेबिट एक का, तीन हो सकता है क्या? मिनिमम टू है। ठीक है, तीन तो हो ही सकता है। अरे सामान खरीदे डिस्काउंट मिल गया, सामान आया पैसा गया डिस्काउंट भी मिल गया, तो वो वाला हिसाब है। ठीक है, तो कितना इफेक्ट हो सकता है? दो मिनिमम, दो मैक्सिमम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। याद करो, बैलेंस शीट में उसी तरीके से निकलता है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट किसको कहता है? देखो एक बार, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मैच 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 मैच। मतलब अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करो मैच के अकॉर्डिंग। मैच मतलब क्या होता है? दो तरीके का मैच। एक मैच बिजनेस टू बिजनेस मैच, एक मैच ईयर टू ईयर मैच। समझो एक बार, मेरा बिजनेस है दो, एक यहाँ पे कोचिंग सेंटर है मेरा, बगल में दुकान है मेरा। ठीक है, दुकान में 10 बोरिया चावल मंगवाए, क्या हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते इस पे कोचिंग सेंटर में? कोई बच्चा मेरे को फीस दिया, उसमें रिकॉर्ड करते, कस्टमर मेरे को दिया, आंसर इज गलत हो जाएगा। अकाउंटेंसी दोनों का अलग अलग होना चाहिए। इट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। बिजनेस टू बिजनेस अकाउंटेंसी रिकॉर्ड कर, मतलब टाटा टी का अकाउंटेंसी अलग होगा, टाटा सॉल्ट का अकाउंटेंसी अलग होगा। ठीक है, तो अकाउंटेंसी मैचिंग कॉन्सेप्ट में डिवाइड होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि अकाउंटेंसी को ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड करो। 2016 का रिकॉर्डिंग 2016 में रिकॉर्ड करो, 2017 में नहीं। याद करो, हम लोग पढ़े थे एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि आज मान लो पैसा पे करो चाहे ना करो, रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि इस साल का है, अगले साल का अगले साल देखना। ठीक है, इसको बोलते मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ईयर टू ईयर कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करना। अब रिकग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बताता है कि अकाउंटेंसी को रिकॉर्ड करो उस वैल्यू पे जिस वैल्यू पे उसको रियलाइज किया जा सके। कहने का ये मतलब है, याद करो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते थे ना, किस वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया था बताओ? कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। एनआरवी क्या होता है? मार्केट वैल्यू। आंसर इज नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया ना नेट, अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है। देखो, मान लो एक टीवी है मेरे पास जिसका कॉस्ट प्राइस था 10,000 रुपया, कितना था बताओ? 10,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, और इसका मार्केट प्राइस है 12,000। तुम लोग क्या बोला, कितना रिकॉर्ड? मान लो मार्केट प्राइस कट के 9,000 रुपये, कितना रिकॉर्ड करें? 9,000। एंड आंसर इज नहीं। एक्चुअली 9,000 मार्केट प्राइस से कंपेयर नहीं करते हम लोग। मार्केट जो कंपेयर करते हैं वो एनआरवी से कंपेयर करते हैं, और एनआरवी मार्केट प्राइस से अलग होता है। एनआरवी क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो इस टीवी को अनइंस्टॉल करने में और इसको फिर बेचने में लगता है 500 रुपया, तो 9,000 माइनस 500 कितना हो गया? पॉकेट में कितना आएगा? अब इसे 8,500 कंपेयर करो 10,000। नेट में, नेट नेट समझते हो तुम लोग? मतलब नेट में कितना रियलाइज होने वाला, मार्केट प्राइस से कोई मतलब उसका नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, ये रिलेशन कॉन्सेप्ट ही यही होता है। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं सर? वही अकाउंटेंसी में कॉस्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करो जितना में तुम उसको खरीदे हो। अब मान लो कोई टीवी तो महंगा खरीद ली, 90,000 में खरीद ली, टीवी का दाम था 70,000, बेवकूफ बन गए। तुम्हारा पड़ोसी बोला है बेवकूफ बन गए, 70 वैल्यू है। अकाउंटेंसी में क्या 70 रिकॉर्ड कर दोगे? जितना तुम्हारा कॉस्ट था वही रिकॉर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन विच सपोर्ट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला क्या है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। बहुत ही ज्यादा औसम टॉपिक है, इसके बगल में लिख लो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट।
हम लोग इसी के कारण लेते हैं, क्योंकि क्या कहता है बता दे रहे हैं। ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है, याद रखना। इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, लिख ले। प्रूडेंस, PRUDENCE, PRUDENCE, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बेसिकली क्या है समझ लेगा। Anticipated loss can be recognized in the books of accounts, but anticipated profit cannot be recognized. मतलब हमको ऐसा लगता है कि अनुमानित लॉस इतना का हो जाएगा तो रिकॉर्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख के रिकॉर्ड कर सकते हो, बट तुमको लगता है कि हमको इतना का प्रॉफिट हो जाएगा, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों इसको रोका गया? सोचो एक बार, इमेजिन करो, यदि मार्केट में बोला गया एंटिसिपेटेड प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करो। मानो मेरा कंपनी डूबने वाला है, मार्केट में, मार्केट से पैसा उठाना चाह रहा है, तो मेरा डूबने वाला है कंपनी, मार्केट में पब्लिक ना मेरे से बोला नहीं नहीं पब्लिक कंपनी खराब कंपनी, इसके ऊपर तो इन्वेस्ट कभी नहीं करें, हम जान उसके बोले हमको लगता है 50 करोड़ कमाएंगे, तो दिखा देंगे पीएल अकाउंट बोगस प्रॉफिट, तो गलत हो जाएगा ना फिर। इसके चलते गवर्नमेंट बोलता है ना, हम लोगों का एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड देखो लिखा है। The convention of is based on the principle that anticipate no profit but provided for all possible losses. Loss को रिकॉर्ड कर सकते हो बट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर प्रूडेंस मींस क्या होता है? वही वही सी कंजर्वेटिज्म को ही प्रूडेंस बोलते हैं। क्या होता है प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब वही पूरा लाइन का मतलब प्रूडेंस होता है। लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंटीसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं बट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये अकाउंटेंसी वर्ड है, ठीक है। एक होता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अरे भैया सिंपल कि याद रखिएगा, अकाउंटेंसी जब रिकॉर्ड कीजिएगा तो एक तरीका से, ऐसा ना हो 2015 में मन कर रहा है WDV बैलेंस शीट डेप्रिसिएशन, अगला साल SLM, फिर WDV, फिर SLM, WDV SLM, ऐसे मत कीजिए। एक रूल्स को लगा रहे तो लगातार उसको लगाइए, आपको चेंज करना कर लीजिएगा, बट ये नहीं कि पूरा अकाउंटेंसी को जब मतलब कभी कैश बेसिस तो कभी एक्रूवल बेसिस, नहीं, एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। मेटेलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये बोलता है कि याद रखिएगा अकाउंटेंसी में बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मैं मानता हूँ, चाय पानी कॉफी, आपके ऑफिस में कभी स्केल नहीं है, कभी पेंसिल नहीं है, तो अब यदि उस चीज को यदि पीएल में रिकॉर्ड करोगे तो सोचो पीएल कितना बड़ा हो जाएगा। रिलायंस कंपनी में डेली कम से कम 200 ऑफिस होगा, ब्रांच होगा ऑल ओवर इंडिया में, तो 200 ब्रांच में डेली बेसिस पे बहुत से छोटा मोटा खर्चा होता होगा। ये आज एक स्टाफ आया, स्टाफ का कुछ ट्रेनिंग खर्चा दिया गया, आज कोई कस्टमर है उसको चाय पिलाया गया, कॉफी पिलाया गया, ये सब रिकॉर्ड करोगे तो बहुत अकाउंटेंसी में कितना बड़ा हो जाएगा उसको। इसलिए अकाउंटेंसी में बोला गया कि जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं ना, मेटेरियल एक्सपेंसेस, सबको आपस में जोड़ दो और एक बार में रिकॉर्ड करो। इसीलिए हम लोग याद करो पीयर अकाउंट में लिखते थे टू स्टेशनरी, कभी पेंसिल लिखा है? स्टेशनरी में सब खर्चा आ गया, पेंसिल पेन पेंसिल स्केल स्केल सब आ गया, तो अलग से बना होगा कार्टेज, हाँ हाँ हाँ, पेटी कैश बुक याद है, उसी के लिए बनो। मेटेलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है छोटा मोटा खर्चे को आपस में जोड़ के एक बार में बड़ा अमाउंट लिखो। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये ES1 है, जो बेसिकली बोलता है कि अकाउंटेंसी में जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन को लगा रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हो, उसको फुल तरीके से रिकॉर्ड करो, डिस्क्राइब करो, डिस्क्लोजर करो। ये हमारा हो गया 1.2, मतलब ईच एंड एवरी रिलेवेंट फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज इन योर अकाउंट्स। मतलब अकाउंटेंसी याद करो, वर्किंग नोट लिखते हैं ना हम लोग, वो रियल में वर्किंग नोट होता है ना, हाँ समझ पाए कि वो डेप्रिसिएशन लिस्ट के 10% कैसे लिस्ट किए तो लिखेंगे नीचे कि 10% कौन सा मेथड से लिस्ट किए, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। अब इस चैप्टर का आज का जो है लास्ट टॉपिक है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको तो शॉर्ट में तुमको इजीली समझा सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो ट्रांजिशन होता है अपने बिजनेस के अंदर में, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल, दूसरा क्या है रेवेन्यू। कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू, रिसीट्स और एक्सपेंसेस, रिसीट्स और याद करो, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये क्या होता है समझिएगा, रेवेन्यू मतलब होता है डे टू डे खर्चे जो होते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू। मतलब मान लो हम यदि दुकान खोल के बैठे हैं तो सामान सेल करेंगे डेली, तो सेल तो हमारा डेली होगा, तो जो सेल होता है ना उसको बोलते क्या क्या बोलेंगे बताओ, कैपिटल रिसीट्स है, सॉरी रेवेन्यू रिसीट्स। क्या हुआ था वो, रेवेन्यू रिसीट्स है। जो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है, कभी कभी मान लो मशीन बेच दी है, कैपिटल रिसीट्स। मशीन डेली तो बेचेंगे नहीं, AC बेच दी है,
कैपिटल रिसिप्ट है। मेरे कोचिंग सेंटर में फीस रेवेन्यू रिसिप्ट है। मान लो मेरे को टीवी बदलने का मन कर रहा है, टीवी को बेच दे, नया टीवी लेके आए तो बेचे, वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। वैसे खर्चा भी दो तरीके का हो सकता है। एक ऐसा खर्चा जो कि डेली बेसिस पे कर रहा है, अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट करना, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दे रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बुक का खर्चा दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है सर? मान लो एक नया टीवी खरीदे, एसेट्स खरीदना, वो सब क्या हो जाएगा? इसमें बस इतना ही पढ़ना था। हालांकि जब डेली हमने जो रेगुलर क्लासेस किए थे उसको बहुत डिटेल में समझे थे कि जो भी खर्चा हम लोगों के एसेट्स में लगता है वो सारा खर्चा को भी हम लोग कैपिटल मानते हैं। एग्जांपल्स के लिए मान लो एक एसेट्स खरीद के लेके आए और लाने का भाड़ा लगेगा, तो क्या है, कौन सा खर्चा है? कैपिटल। बट मान लो उसको रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, रेवेन्यू मान लो उसको चलाने के लिए जो खर्चा लग रहा है, मतलब एक मशीन लेके आए, मशीन चलाने का खर्चा क्या था? कैपिटल। पर मशीन को चला रहा है जो बंदा, वो ऑपरेटर बोलते हैं उसको, वो चला रहा है, उसको सैलरी पेमेंट कर रहा है, तो क्या होगा? रेवेन्यू। रिपेयर दो तरीके का हो सकता है। एक ऐसा रिपेयर जो कि रेगुलर चाहिए, भाई रेगुलर जब दुकान खुलता है तो मशीन को पहले पूछते हैं हम लोग, तो वो भी तो एक छोटा सा रिपेयर है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और मान लो एक मशीन का एक पार्ट खराब हो गया, उस पार्ट को पूरा चेंज किए जिससे उसका एफिशिएंसी बढ़ गई, क्या है? ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो खर्चा है उसका अमाउंट कितना है। यदि अमाउंट बहुत बड़ा होगा तो कैपिटल मानेंगे, अमाउंट छोटा है तो रेवेन्यू मानेंगे। ये अमाउंट, ये एक ऐसा खर्चा जो कि उसके एसेट्स का लाइफ को चेंज कर दिया, बड़ा कर दिया, उसके एफिशिएंसी को बड़ा कर दिया, तो वो कैपिटल होगा। और एफिशिएंसी में छोटा मोटा खाली रिपेयर करवाए, रेवेन्यू। सर पेंट करवाना, पेंट करवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट पेंट तुम रेगुलर करवाता है तो वो रेवेन्यू। न्यू फैक्ट्री वही तो में तुमको बोल रहे हैं, यदि वो रेगुलर बेसिस पे होता है तब तो वो रेवेन्यू हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, हर साल नहीं करवाते तो कैपिटल। डिपेंड करता है, ये कंट्रोवर्शियल चीज है टॉपिक है। सर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कैसे? ऑपरेटिंग, एफिशिएंसी हाँ, एफिशिएंसी मतलब वही होता है ना कैपिटल का, जैसे कि ये कैपेसिटी को बढ़ा देना, तो क्या होगा? शुरुआत में ऑपरेटिंग में कैसे? नहीं, ऑपरेटिंग मतलब शुरुआत होता है, ऑपरेटिंग मतलब चलाना। ऑपरेटिंग इफिशियंसी, चलाने का जो इफिशियंसी होता है वो बढ़ जाता है, वो कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको तुमको क्या करना चाहिए बता दे रहे हैं, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बाद फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 को एक बार देख लो, ठीक है? ठीक है, बस और तो टॉपिक कुछ छोटा नहीं है हमारा। 1.3 यहाँ पे खत्म है। रिवीजन ऐसे ही करना है, और जितना तुमको मार्क करे बस उतना ही रिवीजन, ठीक है? फटाफट से इसके देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो।